दोस्तों, एक छोटा सा द्वीप देश, 22 मिलियन लोगों की आबादी, चारों तरफ समुद्र, और इस वक्त उसके सामने एक ऐसा संकट खड़ा है जिसने उसे फिर से उस अंधेरे दौर की याद दिला दी जो उसने 2022 में झेला था। पेट्रोल स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी क्यूज, स्कूल्स बंद, हर बुधवार को सरकारी हॉलिडे, और घरों में खाना पकाने के लिए गैस नहीं। ये है श्रीलंका की आज की तस्वीर। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच जब दुनिया के सारे बड़े देश अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में डूबे हुए थे, एक देश था जो चुपचाप बिना किसी शोर के श्रीलंका के लिए खड़ा हो गया। वो देश था भारत, और जो एक्शन मोदी जी ने लिया उसने श्रीलंका को एक और बड़े संकट से बचा लिया। आज इस पूरी स्टोरी को हम शुरू से समझेंगे, इतिहास से लेकर आज तक। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए पहले एक ज्योग्राफी लेसन जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल मैरिटाइम चोक पॉइंट है। इस एक संकरी जल संधि से दुनिया का करीब 20% ऑयल और नेचुरल गैस गुजरता है। ये पैसेज ईरान और ओमान के बीच महज 34 किलोमीटर चौड़ा है। और जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक्स किए और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए, तो ईरान ने जवाब में ये स्ट्रेट बंद कर दिया। ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने शिप्स को इस स्ट्रेट से गुजरने पर रोक लगा दी। जो शिप इजाजत के बिना गुजरने की कोशिश करती, उस पर हमला होता। इस क्राइसिस को दुनिया के इतिहास में 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा एनर्जी डिसरप्शन बताया जा रहा है। अब सोचिए, जब इस एक संकरी गली में ट्रैफिक रुक गया तो दुनिया पर क्या असर हुआ। UN के ESCAP के अनुसार ऑयल प्राइसेस करीब 45% और गैस प्राइसेस 55% बढ़ गए। फर्टिलाइजर प्राइसेस 35% तक चढ़ गए। रीजनल इन्फ्लेशन 2025 के 3.5% से बढ़कर 2026 में 4.6% तक जाने का अनुमान है। और इस सब का सबसे ज्यादा असर किन देशों पर पड़ा? साउथ एशिया पर। और साउथ एशिया में सबसे वल्नरेबल देश कौन सा था? श्रीलंका। श्रीलंका अपनी एनर्जी जरूरतों का 60% इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। इस पर और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका के पास एक महीने की कंजम्पशन से ज्यादा का कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। यानी जैसे ही स्ट्रेट बंद हुई, घड़ी की सुई टिक टिक करने लगी। मार्च 2026 को सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने चेतावनी दी कि अगर नए शिपमेंट समय पर नहीं आए तो श्रीलंका के पास सिर्फ 25 दिन का फ्यूल बचा है। और सिचुएशन को और बिगाड़ा पैनिक बाइंग ने। मार्च के पहले 10 दिनों में ही श्रीलंकाई लोगों ने नॉर्मल से 1.5 गुना फ्यूल खरीद लिया। जो 2 हफ्ते में खर्च होना था वो 10 दिनों में खत्म हो गया। फ्यूल प्राइसेस करीब 33% बढ़ गए। बस फेयर्स 12% से ज्यादा बढ़ गए। कुकिंग गैस और केरोसिन के दाम 8 से 30% तक उछल गए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टैरिफ में 13% बढ़ोतरी की मांग की। फार्मर्स के लिए भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि दुनिया का लगभग आधा यूरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। फूड प्राइसेस में भी बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाने लगा। सरकार ने इमरजेंसी मेजर्स लिए। श्रीलंका ने अपना नेशनल फ्यूल पास सिस्टम, एक QR कोड बेस्ड राशनिंग मैकेनिज्म जो उन्होंने 2022 में पहली बार यूज किया था, 48 घंटों के भीतर रीएक्टिवेट कर दिया। हर व्हीकल को एक यूनिक QR कोड मिला, हर बार फ्यूल भरवाने पर स्कैन होता और वीकली कोटा खत्म होते ही अगले 7 दिनों के लिए डीएक्टिवेट हो जाता। मार्च 17 को प्रेसिडेंट दिसानायके ने कहा, हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना होगा लेकिन बेस्ट की उम्मीद रखनी होगी। और गवर्नमेंट ने हर बुधवार को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए हॉलिडे घोषित कर दिया, इसेंशियली 4 दिन का वर्क वीक। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार स्कूल्स का स्केड्यूल बदल दिया गया। रेस्टोरेंट्स और छोटे बिजनेसेस बंद होने लगे। मार्च प्लांटिंग सीजन के लिए फर्टिलाइजर नहीं था। होटल्स में बुकिंग सूखने लगी। ये था श्रीलंका का हाल। एक देश जो अभी 2022 की तबाही से उभरा ही था, एक बार फिर से उसी खाई के किनारे खड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब श्रीलंका इतने बड़े संकट में था। 2022 में एक ऐसी तबाही लाई थी जिसने पूरे देश की नींव हिला दी थी। अप्रैल 12, 2022 को श्रीलंका ने अपने एक्सटर्नल डेट पर पेमेंट सस्पेंड करने की घोषणा की। उस वक्त देश के फॉरेन रिजर्व सिर्फ $1.6 बिलियन थे, बमुश्किल 1 महीने के इंपोर्ट के लिए काफी। 2022 के पहले 6 महीनों में भारत ने क्रेडिट लाइंस, डिफर्ड लोन्स और ग्रांट्स के जरिए $3.8 बिलियन की सहायता श्रीलंका को दी। ये भारत का किसी भी देश को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा बायलैटरल एड प्रोग्राम था। और ये सिर्फ पैसे नहीं थे। $700 मिलियन वर्थ ऑफ पेट्रोलियम इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत लाइन ऑफ क्रेडिट पर दिया गया। $500 मिलियन का करेंसी सपोर्ट, 500 बसेस श्रीलंकन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिए गए। इंडिया पहला देश था जिसने IMF प्रोग्राम की अप्रूवल के लिए जरूरी फाइनेंसिंग अश्योरेंसेस दिए। मार्च 2023 में
इस अर्ली कमिटमेंट ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि इंडिया अपने पार्टनर एंड फ्रेंड के साथ खड़ा है। उस दौर में प्रेसिडेंट दिसानायके, जो तब ऑपोजिशन नेता थे, और सजित प्रेमदासा, ऑपोजिशन लीडर, दोनों ने एक बात कही थी जो आज भी याद है: इंडिया श्रीलंका का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। और फिर 2025 में साइक्लोन डिटवा आया। नवंबर 2025 में साइक्लोन डिटवा श्रीलंका का 2004 सुनामी के बाद सबसे डेडली नेचुरल डिजास्टर बना। 643 लोग मारे गए, 211 लापता हुए, 2.18 मिलियन लोग यानी देश की लगभग 10% आबादी अफेक्ट हुई। 75,000 से ज्यादा घर डैमेज हुए, 2,50,000 हेक्टेयर्स की पैडी लैंड बर्बाद हुई। वर्ल्ड बैंक ने डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस $4.1 बिलियन आंकी। भारत ने तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। इंडियन आर्मी की 48 सदस्यीय इंजीनियर टास्क फोर्स को एयरलिफ्ट किया गया। INS विक्रांत और INS उदयगिरी कोलंबो पहुंचे। IAF प्लेन्स ने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई, टेंट्स, ब्लैंकेट्स, फूड, मेडिसिन, सब कुछ। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने $450 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज दिया। इस तरह स्ट्रक्चर किया गया कि श्रीलंका पर डेट का बोझ और न बढ़े। यानी 2022 में इकोनॉमिक कोलैप्स, 2025 में साइक्लोन डिटवा की तबाही, हर बार भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। हर बार मोदी गवर्नमेंट ने बिना देर किए एक्शन लिया। इस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब आते हैं इस साल यानी 2026 पर। 20 फरवरी 2026 को श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके ने नई दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर था, दुनिया का पहला ग्लोबल AI समिट जो ग्लोबल साउथ में होस्ट हुआ। दिसानायके ने इस मुलाकात में साइक्लोन डिटवा के दौरान इंडिया की एक्सेप्शनल सपोर्ट के लिए खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं ने एनर्जी, ट्रेड और कल्चरल कोऑपरेशन पर एक्सटेंसिव डिस्कशंस किए। इसी दौरान दोनों देशों के बीच एक लैंडमार्क डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें मैरिटाइम कोलैबोरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस इंडस्ट्री लिंकेजेस शामिल थे। दिसानायके ने फॉर्मली अश्योरेंस दी कि श्रीलंका अपनी टेरिटरी या वाटर्स को किसी भी ऐसे काम के लिए यूज नहीं होने देगा जो इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ हो। ये एक बड़ा डिप्लोमैटिक मोमेंट था। श्रीलंका ने इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट कैंडिडेसी 2028-2029 को सपोर्ट किया है। यानी रिलेशनशिप सिर्फ इमरजेंसी एड तक सीमित नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया श्रीलंका की ये रिलेशनशिप 2500 साल पुरानी है, सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल टाइज के साथ। श्रीलंका इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स विजन में सेंट्रल प्लेस रखता है। फरवरी में बनी ये वार्म रिलेशनशिप बहुत जल्दी टेस्ट पर आने वाली थी। 28 फरवरी 2026 को वॉर शुरू हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई और जैसा हमने देखा श्रीलंका पर सबसे जल्दी और सबसे गहरा असर पड़ा। मार्च 24 को PM मोदी को श्रीलंकन प्रेसिडेंट दिसानायके का फोन आया। दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया की इवॉल्विंग सिचुएशन पर बात की, खास तौर पर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहे असर को लेकर। दोनों ने शिपिंग लाइंस को ओपन और सिक्योर रखने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने इंडिया श्रीलंका एनर्जी कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के इनिशिएटिव्स पर प्रोग्रेस रिव्यू की। मोदी ने इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन के तहत शेयर्ड चैलेंजेस को मिलकर एड्रेस करने की फर्म कमिटमेंट दोहराई। उसी दिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने मार्च 23 को श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर विजिथा हैरत से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की थी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए तत्काल सॉल्यूशंस ढूंढने पर फोकस करते हुए। ये था इंडिया का डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स। लेकिन डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स के साथ साथ जो एक्शन हुआ वो बहुत बड़ा था। 27 मार्च 2026 को इंडिया ने श्रीलंका को एक इमरजेंसी फ्यूल कंसाइनमेंट भेजा, 38,000 मेट्रिक टन्स का। इसमें 20,000 MT डीजल और 18,000 MT पेट्रोल था। ये शिपमेंट लंका IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका में लोकल सब्सिडियरी के जरिए कोलंबो हार्बर पहुंचा। इंडियन ह्यूमन कमीशन कोलंबो ने कंफर्म किया कि ये मूव उस वॉर के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी में डिसरप्शन को एड्रेस करने के लिए था और ये श्रीलंका के लिए इंडिया की कंटिन्यूड कमिटमेंट को दर्शाता है। और श्रीलंका की रिएक्शन? मार्च 29 को प्रेसिडेंट दिसानायके ने X पर लिखा, ग्रेटफुल फॉर इंडियाज स्विफ्ट सपोर्ट, 38,000 MT of fuel arrived in Colombo yesterday. My thanks also to EAM Jaishankar for his close coordination. ऑपोजिशन लीडर सजित प्रेमदासा ने कहा, हम इंडिया का इमरजेंसी फ्यूल सपोर्ट के लिए थैंक यू करते हैं। ये याद दिलाता है कि रिलेशनशिप्स की परीक्षा कंफर्ट में नहीं क्राइसिस में होती है। नमाल राजपक्षा, फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा के बेटे ने कहा, PM मोदी और भारत के लोग एक बार फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को टाइमली शिपमेंट के जरिए साबित कर रहे हैं। इंडिया कंसिस्टेंटली श्रीलंका का फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है।
उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से अपील भी की कि वो इंडिया के फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट मॉडल को फॉलो करें, जिसमें एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक्स के दौरान मार्केट स्टेबलाइज हो सके। दोस्तों, अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। 2022 में इकोनॉमिक कोलैप्स, इंडिया ने $3.8 बिलियन की सहायता दी। 2025 में साइक्लोन डिटवा, इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया, $450 मिलियन दिए। 2026 में वेस्ट एशिया वॉर, इंडिया ने 38,000 एम्प्टी इमरजेंसी फ्यूल भेजा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं: समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, और स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंडिया अपने रीजनल कनेक्शंस को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर यूज कर रहा है। श्रीलंका की ऑपोजिशन लीडर सजित प्रेमदासा ने कहा, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को सिर्फ डिप्लोमेसी के लेंस से नहीं देखना चाहिए।